तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के संबंधित जो भी न्यूज़ अपडेट होती है या फिर प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, वो हम आपको समय समय पर अपडेट करवाते हैं। और आज उसी कड़ी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा आवेश यानी कि चार्ज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपको बताया था व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियों के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं आवेश यानी कि चार्ज के बारे में। और इसी प्रकार हमारा आगे का टॉपिक ही रहेगा विद्युत धारा रहेगा, और इसी प्रकार हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पूरा एक इसी सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि रोजाना आपको जल्दी से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं, बात करते हैं आवेश यानी कि चार्ज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ से हम इलेक्ट्रिशियन स्टार्ट करते हैं वहाँ से हमें पहले एक आवेश के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। और सबसे पहले तो स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा एवं सावधानी के बारे में अपने को ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में अगर बात करें, विद्युत धारा अगर अपने को पढ़ना है, करंट अगर अपने को पढ़ना है, तो हमें आवेश के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। और आवेश से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो वहां से सबसे पहले बात करेंगे भाई आवेश होता क्या। हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि आवेश क्या होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो प्रकृति में जो भी व्याप्त सभी वस्तुएं हैं, एक काल्पनिक गुण द्वारा आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव करती है, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश यानी कि चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रकृति में जितनी भी काल्पनिक वस्तु हैं, ठीक है ना, जो आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश यानी कि चार्ज कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हमारी बात ये रहती है भाई, जो आवेश था इसकी खोज किसने की थी और कैसे की थी इसकी खोज, वो भी बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक वैज्ञानिक आया था, थेल्स नामक वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक था? थेल्स नामक वैज्ञानिक था, जो कि एक ग्रीक गणितज्ञ था। ग्रीक गणितज्ञ था, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसने क्या किया था, 600 ईसा पूर्व, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2600 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। कुछ भी लिखा आ सकता है कि 2600 वर्ष पूर्व भी आपकी बुक्स में लिखा आ सकता है, या फिर 600 वर्ष ईसा पूर्व वो भी लिखा आ सकता है, ठीक है ना। इसने क्या किया था, विद्युत की खोज की थी। एक इसने कहरवा नामक इलेक्ट्रॉन क्या लिया था, कहरवा नामक इलेक्ट्रॉन लिया था, और दूसरा इसने लिया था रेशम की छड़। कहरवा नामक इलेक्ट्रॉन और रेशम की छड़, उन दोनों को बीच में घर्षण करवाया, और घर्षण करवाने के बाद में जो कागज के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े थे, किसके, कागज के, उन कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण जो उत्पन्न किया, उस वैज्ञानिक को क्या कहते हैं, हम थेल्स नामक वैज्ञानिक कहते हैं। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। तो आपको यहां से पता चल गया होगा, स्थिर विद्युत यानी कि हम एक व्यावसायिक रूप में उसका यूज नहीं ले सकते हैं, न इसको तारों में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन उसका हम एक एहसास या फिर महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई स्थिर विद्युत क्या होती है और सल विद्युत क्या होती है, इन दोनों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। सल विद्युत वो होगी जिसको हम तारों के अंदर प्रवाहित कर सकते हैं और वहां पे व्यावसायिक रूप से यूज भी ले सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, सल विद्युत कहते हैं। यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन बैठ जाए एग्जाम के अंदर कि भाई स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, तो आपको सीधा कहना है कि थेल्स नामक वैज्ञानिक था, उसने स्थिर विद्युत की खोज की थी। ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यहाँ पे कहरवा नामक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा, और जो यहाँ पे रेशम है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इन दोनों के बीच में घर्षण करवाएंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वो कौन सा आवेश कहलाएगा, धन आवेश कहलाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वहां पे। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, धनावेश, और ये हो जाएगा यहाँ पे ऋणावेश। ठीक है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वो आवेश कौन सा कहलाएगा, धन आवेश कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना, वो ऋण आवेश कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 हमारे पास में, इसके पास में प्रोटॉन थे। ठीक है भाई, एक कोई भी धातु ले लिया, धातु फर्स्ट ले लिया हमने, ठीक है, और ये धातु सेकेंड है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, धातु ये सेकंड है, इसके ऊपर 10 तो इलेक्ट्रॉन थे, इसके ऊपर भी 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये फर्स्ट नंबर धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9,
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे और प्रोटॉन इसके पास में कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है ना, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएंगे और प्रोटॉन वही रहेगा 10। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया और प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तब ये कौन सा आवेश कहलाएगा, धन आवेश कहलाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है तो वो क्या कहलाएगा, ऋण आवेश कहलाएगा। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। एक वैज्ञानिक था वोल्टा नामक वैज्ञानिक, ठीक है। इस वैज्ञानिक ने किया जो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने जो खोज की थी, उसके आगे की खोज करके इसने सल विद्युत की खोज की, सल विद्युत की खोज की। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि भाई सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल विद्युत की खोज किसने की थी, तो आप सीधा बोलोगे कि यहाँ पे वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। और आपने पढ़ा होगा सेल और बैटरी के अंदर वोल्टेक एक बैटरी होती है, उसकी भी खोज इसने वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है ना, ये थोड़ी सी आपको जानकारी। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक था जो कि फैराडे, जिसको आप जानते होंगे, फैराडे नामक वैज्ञानिक। ठीक है ना, तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, चुंबकीय या फिर ये कह सकते हैं चुंबक के द्वारा विद्युत उत्पन्न की थी, चुंबक के द्वारा विद्युत उत्पन्न की थी। फैराडे ने क्या किया था, चुंबक के द्वारा विद्युत उत्पन्न की थी। आपको पता है फैराडे ने लो दिए थे, जैसे कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम तो आप जानते होंगे। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है कि जब हमारे पास में दो चुंबक है, एक N है और दूसरी N से है, ठीक है ना, N से S की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी। ठीक है ना, अगर हम इसके बीच में कोई धारावाही चालक हो, जैसे कि हमारे पास में एक धारावाही चालक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम घुमाते हैं उसको, तो इस धारावाही चालक के अंदर EMF उत्पन्न होगा। और ये खोज किसने की थी, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है ना, जिसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जनरेटर हो जाएगा और यहाँ पे मोटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। आपको अगर थेल्स वैज्ञानिक ने जो स्थिर विद्युत की खोज की थी, उसके उदाहरण अगर आपको बताऊं, जैसे कि टीवी का जो कांच होता है, ठीक है ना, जो टीवी के कांच के ऊपर जैसे ही आप हाथ घुमा के सर सर की आवाज आएगी, ठीक है, तो वो एक स्थिर विद्युत है। ठीक है, और उसके बाद में आप सर्दी के मौसम में जो आपके पास में रेशम की जो चादर होती है, ठीक है ना, तो उसको भी आप जैसे ही ओढ़ते हो या फिर आप हाथ लगाते हो तो वहां पे तर तर की ऐसे आवाज आती है, ठीक है, चिंगारी उत्पन्न होती है। तो उस विद्युत को आप घर के अंदर उपयोग तो ले नहीं सकते हो, लेकिन आप महसूस कर रहे हो कि यहाँ पे स्थिर विद्युत उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, घर्षण के द्वारा। ठीक है, तो आपको सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई स्थिर विद्युत किस प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, तो आपको सीधा बोलना है ये घर्षण के कारण उत्पन्न होती है स्थिर विद्युत। ठीक है ना, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, यहां तक हो गया बेसिक। अब बात करेंगे भाई जो आवेश है, इस आवेश की खोज किसने की थी, ये बताओ सर हमें तो। ठीक है, तो वो भी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो उससे क्या है, अपनी जो जानकारी है वो पूरी आपको मिल पाएगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मैं बेसिक ही आपको सीधा सीधा ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं तो यहाँ पे कोई पढ़ने का कोई इसमें फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक और वैज्ञानिक था, थोड़ा सा बेसिक ही मैं वैज्ञानिक के बारे में बता दूं किसने क्या खोज की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधे आपके पुटअप होता है, इसीलिए बता रहा हूं। अपने एग्जाम के व्यू से बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी वैकेंसी आ रखी है ना DRDO की, ठीक है, तो वो भी आप उसके साथ साथ में ये भी सिलेबस हो रहा है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विलियम गिलबर्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक वैज्ञानिक था विलियम गिलबर्ट वैज्ञानिक था। ठीक है ना, तो थोड़ी सी आपको ये जानकारी लेनी है। ठीक है ना, इसने क्या किया था, फ्लड इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि भाई विलियम गिलबर्ट है, इसने क्या किया था, फ्लड इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी, विलियम गिलबर्ट ने की थी। ये एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तभी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उसके बाद में आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अब इसके बारे में अगर बात करें कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की थी, तो आपको पता होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की थी। ठीक है, जैसे कि हम चार्ज पढ़ रहे हैं ना आवेश, इसकी खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आवेश की खोज। और इसके साथ साथ में इसने तड़ित चालक की भी खोज की थी, तड़ित चालक की खोज। ठीक है ना, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ में भाई कौन कौन सी खोज की थी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें विद्युत के जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। इसकी भी जानकारी किसने दी थी, इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है ना, तो आवेशों के बारे में जानकारी किसने दी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मैं ऐसे लिख देता हूं, आवेशों
के बारे में जानकारी, ठीक है ना। जानकारी कैसे कि भाई यहाँ पे एक धनावेश होता है, धनावेश, और दूसरा यहाँ पे ऋणावेश होता है, ठीक है ना। ये किसने जानकारी दी थी कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने इससे आगे कोई खोज नहीं कर पाए। आपको यहाँ पे ये नाम एक और अलग दिख रहा होगा, तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या होता है? लाइटिंग अरेस्टर। जैसे कि अपने बड़े बड़े जो घर मकान वगैरह बनाए हुए होते हैं ना, उसके ऊपर आप ऐसे देखा होगा आपने इस प्रकार से, ठीक है ना, ये उसका सिंबल है। उस प्रकार से ऊपर की साइड में तांबे का लगा होता है, उसको बोलते हैं हम लाइटिंग अरेस्टर। ये क्या करता है? जो वहाँ पे बादलों में बिजली कड़कती है, उस बिजली से हमारे मकान की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। ये सीधी अगर मकान के ऊपर पड़ेगी तो मकान को नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसा सेटर दिया हमने जिससे कि ये बिजली है वो सीधी जमीन के अंदर चली जाए और हमारे मकान को बिना नुकसान पहुंचाए हुए ये काम करेगा, ठीक है ना। कैसे काम करेगा? जैसी बिजली है, ये लाइटिंग अरेस्टर के सामने यहाँ पे उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, पतला होता है लेकिन उसका घनत्व आसपास का बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये बिजली क्या करेगी, इसके अंदर समा लेगी और इससे होते हुए इसका कनेक्शन हम क्या करेंगे, वापस जमीन से करेंगे, जिससे कि जमीन के अंदर चली जाएगी और अपने मकान को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर को लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई दो समरूप प्रकार के विपरीत आवेशित बादल, दो समरूप प्रकार के विपरीत, विपरीत मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आ गया। जैसे कि ये धनात्मक था, उसके नीचे वाला बादल का ऋणात्मक आ गया, तो क्या होगा, आपस में घर्षण यानी कि टकराव होगा और उसी टकराव के कारण हमारे यहाँ पे बिजली चमकती है और उसी बिजली से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर को लगाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉबर्ट बॉयल, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल वैज्ञानिक है, इसने क्या खोज की थी वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण है, वो किसके कारण होता है, ये किसने बताया था हमें, रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल ने ये बोला कि जो आप दो वस्तुएं हैं उसको आप घर्षण या फिर प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, ये घर्षण के कारण हो रहा है। ये हमें किसने बताया, रॉबर्ट बॉयल ने बताया है। ये आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक लास्ट है, ड्यूफॉग वैज्ञानिक ने, इसने भी ये बताया कि जो आवेश की प्रगति क्या होती है उसके बारे में हमें किसने बताया, ड्यूफॉग ने बताया। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, आवेश की प्रगति के बारे में किसने बताया, हमें बताया था ड्यूफॉग ने, ठीक है ना। ये थोड़ी छोटी सी जानकारी है, कभी कभार क्वेश्चन सीधा एग्जाम के अंदर पुटअप हो सकता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अगर आप देखते हो तो मैं 100% तो गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 90% मैं गारंटी लेता हूं यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे, एक भी आपके बाहर नहीं जाएगा। और हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आज पढ़ाया हूँ आवेश के बारे में, आवेश का टॉपिक था, तो उसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस आवेश में से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि भाई आपको यहां से पता चल जाएगा कि भाई इसमें से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं और किस प्रकार से पुटअप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, भले ही इस टॉपिक में से 100 क्वेश्चन या फिर 200 क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद में अगला टॉपिक लूंगा, ठीक है। तब हमारा क्या है, टॉपिक क्लियर होता जाएगा और उससे आपको भी अच्छी जानकारी मिलेगी। अपना अगला टॉपिक कौन सा रहेगा, आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। अब आपको यहां पे पता चल गया होगा भाई आवेश को भी अपने को उत्पन्न करना पड़ेगा, अपने आप तो होगा नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि भाई आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है, आवेश हो रहा है घर्षण के द्वारा उत्पन्न। अब घर्षण करवाएंगे तभी तो उत्पन्न होगा। अब घर्षण कैसे करवाएं, तो मैं आपको यहां पे 3 विधियां होती है आवेश की, 3 कौन कौन सी, एक होती है घर्षण द्वारा, घर्षण के द्वारा अगर घर्षण करवाते हैं, दो वस्तुएं अपने पास में उसको घर्षण करवाते हैं, उसके द्वारा भी हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास में सालन द्वारा, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास में ये वायर है, यहां से यहां तक प्रवाहित कर रहे हैं आवेश को, तो ये सालन के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। और तीसरा हमारे पास में है प्रेरण द्वारा। प्रेरण में क्या होता है, जैसे कि इंडक्शन बोलते हैं, जैसे हमारे पास में कोई एक कॉइल है, अब इस कॉइल में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और दूसरी कॉइल इसके पास में
इसमें विद्युतीय रूप से ये कनेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चुंबकीय विद्युत उत्पन्न हो रही है इसके अंदर। जैसे आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये प्रेरण के द्वारा हो रहा है। यहाँ न तो घर्षण हो रहा है, न आपस में ये जुड़ी हुई है। अगर जुड़ी हुई होती तो हम कह लेते हैं यहाँ पे सालन के द्वारा हो रहा है आवेश स्थानांतरण। तो ये आपस में कोई जुड़ा हुआ नहीं है और आपस में उसकी प्रेरणा के द्वारा किसी के अंदर आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरण के द्वारा, यानी कि इंडक्शन के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अपन धीरे धीरे समझेंगे इसको। ठीक है, तो घर्षण के द्वारा इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि स्थिर विद्युत का अध्ययन, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? स्थिर विद्युत का अध्ययन, स्थिर विद्युत का अध्ययन। ठीक है ना, तो घर्षण के द्वारा हम क्या करते हैं? स्थिर विद्युत का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, एक कांच की छड़ है अपने पास में, कांच की छड़ के साथ में हम अगर रेशम को आपस में रगड़े तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है? ये जो कांच है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कांच की छड़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी और यहाँ पे रेशम है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको ये भी पता होगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वो धन आवेश है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं धन आवेश और यहाँ पे हो जाएगा ये ऋण आवेश। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहां से क्वेश्चन पुटअप कैसे हो रहा है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो यहां से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक कांच की छड़ और रेशम को बीच में घर्षण करवाया तो कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश एकत्रित हुआ? तो आपको सीधा कहना है यहाँ पे धन आवेश एकत्रित होगा। बराबर, तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब आपको यहाँ पे ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एक टाइप का ये नहीं आता है, बहुत सारे, जैसे कि संबड़ा है, ठीक है ना, मानव शरीर है, बिल्ली की खाल है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको सीधा बोल दिया कि समड़ा और हम करवाते हैं मानव शरीर के बीच में घर्षण करवाते हैं, तो मानव शरीर पर कौन सा आवेश एकत्रित होगा? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे हम याद कैसे करेंगे? बहुत सारे ना, तो उसके हमारे पास में एक ट्रिक है, वो आप ट्रिक अगर याद करते हो तो आप आसानी से उसको समझ लोगे। ठीक है, ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताता हूं, वो आप लिख दीजिए, उसके बाद में हम ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट वाइज लिखूंगा। ठीक है ना, इसे पॉइंट वाइज लिखूंगा, उसके बाद में आगे बात करेंगे अपन। जैसे कि सबसे पहले मैं रोआ, उसके बाद में फलानेल, उसके बाद में अगर बात करें समड़ा, मोम, मोम के बाद में अगर बात करें आगे कांच, कांच, कागज, कागज के बाद में अगर बात करें हम अगर, तो यहां पे आ जाएगा रेशम, आ जाएगा मानव शरीर, आ जाएगा, या फिर अगर हम बात करें लकड़ी आ जाएगा, तो यहां पे रेशम, मानव शरीर, मानव शरीर के बाद में लकड़ी, लकड़ी के बाद में आएगा 10 नंबर में अपने पास में आ जाएगा धातु, उसके बाद में 11 नंबर में आ जाएगा रबर, रबर के बाद में 12 नंबर में आ जाएगा अपने पास में रेंजीन, अंबर, रेंजीन, 13 नंबर में अंबर, और 14 नंबर में अपने पास में आ जाएगा अब्रक, आ गया 13 नंबर बाद में अब्रक, और 15 नंबर में एबोनाइट, अब्रक, एबोनाइट। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? एक सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट वाली बात है। ठीक है, क्योंकि इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको आगे पीछे करते हो तो हमारी ट्रिक वहां पे फेल हो जाएगी। सीधी बात करते हैं हम, जो होता है वो सीधी बात कर ली हमने। ठीक है ना, अगर आपको हमारी ट्रिक से अगर याद करना है तो आपको एक सीरीज वाइज इस प्रकार से याद करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों माता बच्चे करो, इतना तो सीरियल से हम कैसे याद करें, इसको कर ही नहीं सकते हम। ठीक है ना, रुको यार, कर सकते हो आप इसको। ठीक है ना, कैसे करोगे? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। बात क्या हुई, एक हमारे पास में बच्चा रो रहा था। ठीक है, अब बच्चा रो रहा था, क्यों रो रहा था? कुछ अंबर था उसके खाने के लिए। पास वाले घर में क्या हुआ, अंबर लेके आए खाने के लिए, और वो बच्चा रोता हुआ मुझे बोल रहा है कि वो अंबर लेके आए, वो खा रहे हैं पास में, मुझे नहीं खिला रहे हैं। छोटा बच्चा था, मुझे नहीं खिला रहे, वो अपने आप खा रहे थे। तो मैंने उसको बोला भाई रोमती फलाना, भाई उसका नाम तो मुझे पता नहीं था, और इसी प्रकार से हमारे नाम जिसको पता नहीं होता है उसको फलाना बोलते हैं, ये फलाना का ये, फलाना की ये। ठीक है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, तो हमें रोमती फलाना क्या है ट्रिक? रोमती फलाना समूह का आकार है।
लेकिन उसको काका को जान रहा था, जो अंबर वगैरह खा रहे थे ना उसको जानता था मैं, ठीक है। तो मैंने बोला उसको समो काका रे लड़की और धा, ठीक है। तो माँ लड़की और धा किसको बोलते हैं हम, दादी को, ठीक है। धा रबड़ी रे साथ अंबर अभी लगाकर, रबड़ी रे साथ अंबर अभी लगाकर नाइट को खाएंगे, ठीक है ना। ये हमारी ट्रिक रहेगी, ठीक है। अब हम एक पॉइंट वही आपको बताएंगे कौन सा इसमें से एक सीरियल वही निकल रहा है, ठीक है। तो ट्रिक में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रो यानी कि रोआ, ठीक है। और उसके बाद में आता है अपने पास में फलाना, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा फलानेल, ठीक है। उसके बाद में आता है समो, स का मतलब हो गया हमारे पास में समड़ा, और मो का मतलब हो गया मॉम। उसके बाद में काका, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पहले कांच आएगा उसके बाद में कागज आएगा, ठीक है, कांच और कागज। और रे मतलब रेशम आ गया, माँ मतलब मानव शरीर हो गया, और लड़की का मतलब लकड़ी हो गया, ठीक है ना। वहाँ से ध्यान रखना है, लड़की और लकड़ी, थोड़ा सा पढ़ने में भी आपको मिस्टेक हो जाएगी ऐसी, ठीक है ना। उसके बाद में धा मतलब धातु हो गया, ठीक है ना। और अभी का मतलब हो गया यहाँ पे धा का मतलब हो गया धातु, और रबड़ी का मतलब हो गया रबड़, ठीक है ना। और रे का मतलब यहाँ पे रेंजिन। यहाँ से थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है, रे यहाँ भी आ रहा है, रे यहाँ भी आ रहा है, और पहले जो रे आ रहा है उसका यहाँ पे रेशम होगा, ठीक है ना। पहले क्या होगा, रेशम, और उसके बाद में यहाँ पे रेंजिन होगा। जो मिस्टेक आपसे होने वाली है वो मैं पहले से ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में हो उससे बढ़िया है जो पहले भी हो जाए तो और भी बढ़िया है। और काका का मतलब आपको पहले याद रखना है, कांच आएगा उसके बाद में कागज आएगा। ये दो मिस्टेक है, हो सकती है, इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अंबर का मतलब यहाँ पे आ गया, अंबर आ गया, और अभी का मतलब अबरक आ गया, और नाइट का मतलब नाइट, एबो नाइट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सीरियल वाइज याद करोगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने सीरियल वाइज याद कर लिया है, अब सीरियल वाइज याद करने के बाद में जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि भाई यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर ले लेते हैं मानव शरीर लिया, ठीक है, मानव शरीर, और इसके साथ में मानव शरीर के साथ में अगर हम बात करें अगर कि भाई जो हमारे पास में मोम है, ठीक है ना, इस मोम के साथ में घर्षण करवाया जाए, आप मानव शरीर और मोम के बीच में घर्षण करवाया तो मानव शरीर पर किस प्रकार का आवेश एकत्रित होगा, ये आप बताइए। अब आपने सीरियल में याद कर लिया, ट्रिक आपको याद है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ऊपर की साइड में होगा वो पॉजिटिव और नीचे की साइड में आएगा वो नेगेटिव, बस। ऊपर की साइड में वो धनावेश और नीचे की साइड में वो ऋण आवेश होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मानव शरीर किस साइड में आ रहा है, ये नीचे साइड में आ रहा है, 8 नंबर पे देखो आप, मानव शरीर का आया 8 नंबर पे। उसके बाद में मोम देखते हैं 8 नंबर पे, जो पहले है वो क्या है, पॉजिटिव, और जो बाद में है वो क्या है, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो मानव शरीर है वो बाद में आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित, ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित, ठीक है। और जो मोम है वो क्या हो जाएगा, धन आवेशित, ये आपको ध्यान रखना है। मोम के ऊपर कौन सा आवेश एकत्रित होगा, वो धन आवेश होगा, क्योंकि पहले मैंने आपको बोला है ऊपर की साइड में जो पहले आ रहा है, ठीक है ना, वो धन आवेश होगा, जो बाद में आ रहा है वो ऋण आवेश होगा। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन कहीं पर भी बाहर नहीं जाएगा। एक मिस्टेक और होती है लड़कों से, यहाँ पे पूछते हैं बिल्ली की खाल, भाई बिल्ली की खाल और मानव शरीर के बीच में घर्षण करवाया जाए। अब आप समझदार हो थोड़ा सा, बिल्ली की खाल यानी कि समड़ा ही है वो, ठीक है ना, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होना, बिल्ली की खाल यानी कि समड़ा है, समड़े की जगह आपको क्या करना है, बिल्ली की खाल को रखना है, बराबर। उसके बाद में हम आगे का टॉपिक लेते हैं, यहाँ पे हो गया घर्षण के द्वारा, घर्षण के बाद में हम जाएंगे शालन के द्वारा, ठीक है। तो घर्षण के द्वारा आपने पढ़ा है कि भाई इससे क्या क्या कर सकते हैं, हम स्थिर विद्युतिकी का अध्ययन कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर हम किसी धातु को कैसे घर्षण करवाते हैं, किस प्रकार से उसके ऊपर आवेश एकत्रित होता है, कौन सा आवेश उसके ऊपर एकत्रित होता है, उसके बारे में हमने जानकारी ली है। अब 2 नंबर में अब हम बात क्या करेंगे, यहाँ पे तो हो गया घर्षण, ठीक है ना, घर्षण मिटा देते हैं। अभी 2 नंबर पे बात करेंगे सालन, यानी कि कंडक्शन। सालन के द्वारा दो वस्तुएं या फिर पदार्थ को आपस में संपर्कित करने से आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सालन बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इससे हम क्या कर सकते हैं, गतिज विद्युत का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये प्रभाव कौन सा है, गतिज
विद्युत का प्रभाव है, ठीक है ना, गतिज विद्युत का प्रभाव है। कौन सा है? गतिज विद्युत का प्रभाव, ठीक है। और आप समझ गए होंगे शालन किसे कहते हैं? दो या मतलब दो पदार्थ या वस्तुओं को आपस में जब संपर्कित करते हैं और संपर्कित करने से अगर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि हम अगर बात करें जो हमारे पास में दो जैसे कि मार्कर है, अब ये दोनों जैसे ही इसको संपर्कित किया तो यहाँ से धन आवेश यहाँ से ऋण आवेश में, इसके इस पदार्थ में से इस पदार्थ पे गया धन आवेश, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ? एक संपर्क, यानी कि संपर्क किया हमने, ठीक है ना। उसके बाद में उसमें आवेश का स्थानांतरण हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? सालन कहते हैं। और उसके बाद में 3 नंबर में आता है प्रेरण यानी कि इंडक्शन, ठीक है ना। तो आप समझ जाओगे प्रेरण यानी कि क्या होता है? जब हम दो वस्तुएं या फिर पदार्थ को बिना संपर्कित किए हुए, मतलब थोड़ा सा दूर दूर रखा है हमने, आसपास में ही रखा है बट दूर रखा है, इनको बिना संपर्कित किए हुए आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, विद्युत चुंबक का प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। जो पहले घर्षण था वो स्थिर विद्युत का प्रभाव था, सालन है वो गतिज विद्युत का प्रभाव है, प्रेरण है वो एक विद्युत चुंबक का प्रभाव है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रेरण के उदाहरण की, तो उदाहरण के तौर पे आपको पता होगा मोटर, जनरेटर, ठीक है ना, और ट्रांसफार्मर, ये किस आधार पे काम करते हैं? प्रेरण के आधार पे काम करते हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा आवेश के गुण। अब ज्यादातर आवेश के गुण 3 हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन बार बार अपने एग्जाम में पुटअप होता है उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा आपको जानकारी भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक इस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं कि भाई आपका जो पेपर है वो सही ढंग से यहीं से बैठ जाए, ठीक है ना। बाकी रामायण तो आपकी किताबों में भी बहुत ज़्यादा पढ़ी है, ठीक है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ से क्यों पढ़ रहे हो कि कम समय के अंदर एक ऐसा आपको मटेरियल मैं दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तैयारी के अंदर आपको सहयोग हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आवेश के गुण के बारे में। तो आवेश के 3 गुण हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करें, आवेश एक योज्य राशि है। कैसी राशि है? योज्य राशि। योज्य का मतलब होता है एडिटिव यानी कि जोड़। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, आवेश एक योज्य राशि है, ठीक है। योज्य का मतलब एडिटिव हो गया। जैसे कि हमारे पास में एक Q1 आवेश था, ठीक है, एक हमारे पास में पॉजिटिव आवेश था Q2, ठीक है, एक हमारे पास में पॉजिटिव आवेश था Q3, ठीक है ना। अब हम बोले अगर हमें कि भाई इस टोटल आवेश कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे? Qt बराबर Q1 माइनस का है, बट हम क्या करेंगे? इसको ऐसा कोष्टक में लिख दो आप भले, ठीक है ना, और Q2 प्लस Q3, यानी कि हमने इनको क्या किया है? ऐड किया है, इनको हमने जोड़ा है टोटली, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं? आवेश एक योज्य राशि है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब दूसरा इसका रहेगा कि भाई आवेश का दूसरा गुण कौन सा है, तो उसमें ये रहता है आवेश एक संरक्षित राशि है, ठीक है ना। तो यहां पे बोल सकते हैं आवेश एक संरक्षित राशि है। अब संरक्षित का मतलब ये हुआ कि भाई यहां पे एक ऐसी राशि है जिसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संरक्षित कहते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास में आवेश चार्ज है उसको भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में घर्षण किया दो वस्तुओं के बीच में, तो घर्षण करने के बाद में क्या हुआ? आवेश उत्पन्न हुआ। तो हम उसको उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, उसको हम नष्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, एक रूप से दूसरे रूप में वापस बदल रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गई संरक्षित राशि, ठीक है। उसके बाद में तीसरा इसका गुण है आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्या है? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, यानी कि क्वांट यानी कि गुणक होता है, ठीक है ना, एक गुणक के रूप में होती है आवेश हमेशा, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं आवेश हमेशा पूर्णांक के अंदर होगा। आवेश हमेशा पूर्णांक के अंदर होगा, न कि जैसे कि 1.5 हो गया, ऐसे आवेश नहीं होगा। आवेश होगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से गुणांक के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं आवेश हमेशा पूर्णांक के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्वांटीकृत प्रभाव के द्वारा हमें एक फॉर्मूला मिला था यहाँ पे, Q बराबर NE, ठीक है ना, Q बराबर NE।
एन, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ठीक है ना, और एन का मतलब कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है। वो आपको थोड़ा सा क्वांटीकृत प्रभाव के द्वारा जो यहाँ पे फॉर्मूला मिला था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमें जो आवेश के प्रभाव थे, जो गुण थे, वो मैंने आपको बताया। आवेश एक योज्य राशि, आवेश एक संरक्षित राशि, आवेश क्वांटीकृत राशि है, ठीक है। उसके बाद में हम अगर बात करें आवेश की गणना या फिर हम कह सकते हैं जो आवेश का मापन कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आवेश की गणना के बारे में। आवेश की गणना के बारे में बात करते हैं। तो आवेश की उपस्थिति दर्शाने के लिए मैं से लिख देता हूं, आवेश की उपस्थिति दर्शाने हेतु, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत दर्शी, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आवेश की गणना मापन उसमें पढ़ रहे हैं हम। और उसके बाद में जो हमारे पास में जो आवेश है वो किस प्रकार की राशि है, आपको पता होगा सबको। आवेश एक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अदिश, आवेश एक अदिश राशि है। और अदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी बता दीजिए। कभी कभार क्या होता है, जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है ना, और सीधा ये लिख देता है उसके अंदर कि भाई स्केलर राशि या फिर वो वेक्टर राशि है। आवेश किस प्रकार की राशि है, स्केलर राशि है या फिर वेक्टर राशि है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये स्केलर राशि है। कैसी राशि है, स्केलर राशि है, न कि वेक्टर राशि। वेक्टर उसे बोलते हैं, सदिश राशि को बोलते हैं, ठीक है ना। कि अदिश राशि उसे बोलते हैं जिसकी दिशा नहीं होती है, केवल उसका परिमाण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। और जिसका परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बल वगैरह उसमें आता है, पार वगैरह, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं इसके आगे के टॉपिक की, जो मापन, जो इसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके सूत्र या फिर मापन की बात करें अगर, ठीक है ना, मापन तो हो गया लेकिन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई इसके कौन कौन से आवेश के फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला तो आपको फॉर्मूला जैसे कि पता होगा, Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है, NE होता है। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आपको यह भी पता होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की घात -19 होता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है, इतना आवेश होता है, कूलाम लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में तो यहाँ पे अगर हम N की बात करें तो कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे Q का मतलब हो जाएगा आवेश, यानी कि चार्ज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता होगा Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी होता है। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो यहाँ पे Q की जगह मैं I इंटू टी भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं Q की जगह लिख दिया मैंने I इंटू टी बराबर N इंटू ई, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से, या फिर यहाँ से ये भी बन सकता है Q बराबर I इंटू टी, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में संबंध है, ये दोनों अलग अलग हो गए यहाँ पे, ठीक है। Q का मतलब आवेश है, I का मतलब धारा हो गया, और T का मतलब सेकंड हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसकी इकाई निकलती है, ऐसा इकाई जो एमकेएस इकाई बोलते हैं, यहाँ से निकलती है। कैसे निकलेगी, एम्पियर की इकाई क्या होती है, नहीं सॉरी, धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। तो मैं यहाँ पे एम्पियर लिख देता हूँ। उसके बाद में T यानी कि समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ। तो एम्पियर सेकंड ये किसकी इकाई है, ये आवेश की इकाई है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं कूलाम। क्या बोल सकते हैं, कूलाम, ठीक है ना। तो एम्पियर सेकंड और कूलाम ये एसआई या फिर एमकेएस प्रणाली में अगर बात करें ये आवेश की इकाई होती है, ठीक है। तो अब मात्रक के बारे में भी अलग से बात कर लेते हैं हम, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एक कूलाम बराबर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है एक कूलाम बराबर एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है। एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं,
जो कि एमकेएस प्रणाली में, एसआई प्रणाली के अंदर क्या होते हैं, सीजीएस प्रणाली में क्या होते हैं आवेश के, और आवेश के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं, ठीक है ना, विद्युत के आवेश, विद्युत के मात्रक कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में सभी का कंपैरिजन करते हुए हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं, हमारे पास में आवेश के मात्रक यानी कि इकाइयों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको पता है हम पढ़ेंगे एसआई यानी कि एमकेएस प्रणाली में जो आवेश का मात्रक है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एमकेएस प्रणाली में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक थोड़ा सा लिख देता हूं। तो इसमें क्या होगा, एमकेएस प्रणाली में या फिर एसआई प्रणाली के अंदर आवेश का जो मात्रक है वो सीधा मैंने अभी आपको बताया है कूलाम्ब, या फिर हम इसको कह सकते हैं, या ऐसे लिख देता हूं, या इसको एम्पियर सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई एमकेएस प्रणाली में या फिर एसआई प्रणाली के अंदर आवेश का मात्रक क्या होता है वो आप समझ गए होंगे यहां से। उसके बाद में हम आगे अगर बात करते हैं, सबसे पहले लेंगे सीजीएस प्रणाली में, उसके बाद में सीजीएस प्रणाली के अंदर हम पूछ रहे हैं कि भाई आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें सब इकाइयों के अंदर अपने आवेश का मात्रक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप होता है, ठीक है ना। पुटअप कैसे होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और इसे ही हम और नाम दे सकते हैं स्टेट यूनिट, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, स्टेट यूनिट नहीं कह सकते हैं, स्टेट कूलाम्ब कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसको, स्टेट कूलाम्ब कह सकते हैं, या फिर हम इसे ही फ्रैंकलिन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम, फ्रैंकलिन। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक था जिसने आवेश की खोज की थी, और उसको समान देने के लिए इसका एक और मात्रक सीजीएस में फ्रैंकलिन था, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा यहां से याद रखना है, जो फ्रैंकलिन मात्रक है वो आवेश की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, ये मैं यहां से लिख देता हूं, ये आवेश की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्रैंकलिन ये आवेश की सबसे छोटी इकाई है, आवेश की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां से सीजीएस तक हो गया। उसके बाद में हम अगर बात करें, थोड़ी सी इसके बीच में कंपैरिजन कर देते हैं। अभी पढ़ा ना मैं ESU और कूलाम्ब पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पूछ लेते हैं एक कूलाम्ब बराबर ESU कितने होते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, एक कूलाम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, ठीक है ना। एक कूलाम्ब 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, बराबर। अब आपको उल्टा भी पूछ सकता है वो कि भाई एक ESU बराबर कितना होता है, तो आपको क्या करना है, इसको ये बटे में चला जाएगा और एक के अंदर भाग देना है, ठीक है ना। तो वो आप दे सकते हो सीधा 3.33 × 10⁻10 कूलाम्ब हो जाएगा, ठीक है। ये इसका उल्टा, मैंने इसको उल्टा लिखा और कुछ नया नहीं है। आपको याद तो इतना ही रखना है, आपको याद इतना ही करना है। अगर आपको उल्टा पूछ ले, आपको क्या करना है, एक के अंदर आपको भाग देना है, 3 × 10⁹ का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएंगे 3.33 × 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया यहाँ पे कूलाम्ब के अंदर उल्टा पूछ लिया। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, संबंध क्रिएट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आवेश के इतने मात्रक भी नहीं है, इसके बाद में भी और भी मात्रक है, और कौन कौन से उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आवेश के चुंबकीय मात्रक, आवेश के चुंबकीय मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एमकेएस में पढ़ लिया, सीजीएस में पढ़ लिया। अब चुंबकीय मात्रक आवेश के कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चुंबकीय मात्रक की बात करें अगर, तो यहां पे आता है EMU, ठीक है ना। तो क्या आता है यहाँ पे, EMU आता है, ठीक है। EMU यानी कि जो यहाँ पे ये आवेश की चुंबकीय मात्रक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसको ही बोलते हैं AB कूलाम्ब भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
ए बी कूलाम भी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ से पता होना चाहिए जो EMU और ESU इनके बीच में संबंध क्या है, या फिर हम कूलाम के बीच में, तीनों के बीच में संबंध लेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया भाई आवेश और ESU के बारे में तो हमने संबंध देखा, अब हम क्या करेंगे कूलाम और EMU के बारे में संबंध देखेंगे और साथ में इसका भी लेके जाएंगे। देखो आप, ठीक है। तो मैं सीधा लिखता हूं सबसे पहले कि भाई एक EMU के बराबर क्या होता है, 1 EMU। 1 EMU बराबर कितना होता है, यहां पे सीधा बात होगी कि 10 कूलाम होता है। कितना होता है, 10 कूलाम होता है 1 EMU बराबर। उसके बाद में अगर ESU की बात करें तो 3 × 10 की घात 10 ESU होता है। तो यहां से हम 3 × 10 की घात 10 ESU होता है बराबर। तो यहां से तीनों का यहां पे बीच में संबंध आ गया है। जैसे कि आप पढ़ रहे थे एक कूलाम में 3 × 10 की घात 9 ESU था, तो यहाँ पे 10 कूलाम में कितना होगा, एक हाथ उसमें भी बढ़ जाएगी, एक हाथ इस साइड में भी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ से समझ गए, और 1 EMU बराबर होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद करना है आपको, ये आप याद कर लेना तीनों के बीच में संबंध। अब हम बात करते हैं आवेश के अन्य मात्रक कौन कौन से, और भी इसके मात्रक है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, और आवेश के जो अन्य मात्रक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अन्य मात्रक की अगर बात करें, आवेश के अन्य मात्रक, जिसमें कि सबसे पहले मैं लिखूंगा आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे। क्या होता है, फैराडे। मैं इंग्लिश में लिखूंगा आपको साथ में, फैराडे। फैराडे का मतलब है ये आवेश का सबसे बड़ा यूनिट है, मात्रक हो या फिर यूनिट है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहां से कंफ्यूज कर सकता है, क्या कर सकता है वो आपको ध्यान रखना है। यहां पे एक और पूछता है फैराड, और उसको इंग्लिश में लिखते हैं फैराड ऐसे, ठीक है ना। ये थोड़ा अंतर है, देख लो आप इंग्लिश में। और यहाँ फैराडे है और ये फैराड है, और जो ये फैराड है वो किसका मात्रक है, वो धारिता का मात्रक है। किसका, धारिता, यानी कि कैपेसिटिव का मात्रक है, धारिता का मात्रक फैराड है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन हो सकता है, सीधा आपको बोलेगा कि आवेश किसका मात्रक है, सबसे पहला जो ऑप्शन होगा उसमें फैराड लिखा होगा, तो आप इसी के ऊपर टिक लगा के और आगे चले जाओगे। तो लेकिन ये रॉन्ग है, फैराडे होता है, आवेश का फैराडे होता है, और धारिता का, कैपेसिटिव का यहाँ पे क्या होता है, फैराड होता है। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज में होना चाहिए, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें आवेश के अन्य मात्रक के बारे में, तो यहाँ होता है एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा यानी कि AH, ये भी इकाई किसकी है, आवेश की है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और एक एम्पियर हॉवर बराबर होता है 3700 कूलाम, 3700 कूलाम, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसके बीच में संबंध बता रहा हूं, वो आप याद करते रहिए, ठीक है ना। और कूलाम की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं भाई 3700 एम्पियर सेकेंड, ठीक है ना, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या ये चीज थोड़ी सी नॉर्मल कभी कभार पूछ लेते हैं कि एक MU बराबर कितना होता है, तो 1.67 × 10 की घात -27 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। और 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो वो आप उल्टा वापस कर सकते हो कि भाई 1 किलोग्राम बराबर कितने AMU होते हैं, तो आप वो आराम से बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि भाई जो हमारे पास में एवोगाद्रो संख्या है, एवोगाद्रो संख्या उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपको पता होगा 6.022 × 10 की घात 23 होती है। एवोगाद्रो की क्या होती है, 6.022 × 10 की घात 23 कि एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है, तो आप यहां से ये भी निकाल सकते हो। Q बराबर क्या होता है, N × E होता है। Q बराबर क्या होता है, N × E होता है। आवेश आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता है, ठीक है। तो मैं यहां से कैसे करूंगा, यहां पे ये हो जाएगा फॉर्मूला बन के N बराबर हो जाएगा Q/E, और Q यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो आप यहां से 1 लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, तो आपको पता है -1.6 × 10 की घात -19 होता है। माइनस यहां से हटा लीजिए अभी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो आपके पास में यहां आ जाएगा 6.25 × 10 की घात 18। क्या आ जाएगा ये, एक कूलाम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है ना, इतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आप समझ गए यहां से कि
25 इंटू 10 की घात 18 ये कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने कुछ नहीं किया, इसका उल्टा किया है। पहले क्या था कि भाई एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं अगर बोलूं आपको कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने कूलाम होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, आप बोल सकते हो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है ना, उसका उल्टा किया है और कुछ नहीं किया है। और इसी के साथ में हम इसी क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और आगे की क्लास हम आगे के वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी प्रकार हमारी क्लास जो है वो रेगुलर एक स्पीड में चलती जाएगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार का जो टेक्निकल के संबंधित कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें आपको सहायता मिलेगी। और साथ साथ में जो ITI कर रहे बंदे उनके लिए भी ये बहुत गुणकारी क्लास होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। और आपको याद रखना है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।